हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर कंचन किशोर रावत और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की इस लेक्चर सीरीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ योर काइंड्स ऑफ ऑफ़र। हमारी पिछली वीडियो में हमने बात करी थी ऑफ़र या प्रपोज़ल के बारे में कि प्रपोज़ल की क्या डेफिनेशन है, इसके क्या इसेंशियल एलिमेंट्स हैं और कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज। तो आई होप कि आपने वो वीडियो देखा होगा। नहीं देखा तो प्लीज़ जाके उसको देखिए, उसके बाद आपको काइंड्स ऑफ ऑफ़र और अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है काइंड्स ऑफ ऑफ़र, अगर हम उसको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें उसकी, तो दोस्तों ये थोड़ा काफ़ी छोटा टॉपिक है और जो इसमें ऑफ़र जो मैंने लिखे हैं ये शॉर्ट नोट में आपके आंसर्स क्वेश्चंस आ सकते हैं लिखने के लिए। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो जनरल ऑफ़र पे एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, पर ज़्यादातर इसमें से शॉर्ट नोट्स के लिए ही आपके जो क्वेश्चन है वो आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफ़र की। तो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफ़र हम बहुत सारी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफ़र होता क्या है। अगर हम बात करें एक्सप्रेस ऑफ़र की, तो एक्सप्रेस ऑफ़र क्या होता है, जब भी किसी पर्सन ने सामने वाली पार्टी को ऑफ़र दिया है, चाहे वो राइटिंग में दिया है या ओरली दिया है, तो वो एक्सप्रेस ऑफ़र होता है। मतलब अगर आपने अपना ऑफ़र, अपना प्रपोज़ल किसी पार्टी को ओरली दिया है, फ़ोन पे दिया है या राइटिंग में दिया है, आपने कोई लेटर भेज के दिया है या मैसेज करके दिया है, तो ये राइटिंग में हो गया, तो इसका मतलब कि आपने अपना ऑफ़र एक्सप्रेसली दिया है। ठीक है, अदर देन एक्सप्रेस जो ऑफर्स होते हैं वो इम्प्लाइड होते हैं। इम्प्लाइड कैसे होते हैं दोस्तों, जो आपका कंडक्ट है, आपकी कंडक्ट आपके बिहेवियर से पता चलता है कि आप क्या कर रहे हो, सामने वाली पार्टी को आप ऑफ़र दे रहे हो, या आपके इस कंडक्ट से ही पता चल रहा है कि आप क्या कर रहे हो। मतलब जो सामने वाली पार्टी है वो इन्फर कर सकती है, आपके कंडक्ट से आइडिया लगा सकती है कि यहाँ पे प्रपोजल हुआ है। ठीक है, जैसे कि ऑक्शन होती है, वहाँ पे जो बिड लगाई जाती है वो एक तरीके का इम्प्लाइड ऑफ़र है। तो ये जो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफ़र है, अगर हम बात करें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो सेक्शन 9 में एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफ़र के बारे में बात कर रखी है। तो सेक्शन 9 आप रेफ़र कर सकते हैं एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड ऑफ़र के लिए। ठीक है, बाकी हमारी पिछली वीडियो में हमने इन दोनों टॉपिक्स पे जो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफ़र है उसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन किया है, तो आप उसको देखेंगे तो आपको ये और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है दैट इज योर स्पेसिफिक एंड जनरल ऑफ़र। ठीक है, अब नाउ स्पेसिफिक और जनरल ऑफ़र क्या है, क्या क्या इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और क्या केस लॉज हैं। अगर हम बात करें स्पेसिफिक ऑफ़र की, स्पेसिफिक ऑफ़र क्या होता है फ्रेंड्स, स्पेसिफिक ऑफ़र मतलब कि जहाँ पर किसी पर्टिकुलर पर्सन को या किसी स्पेसिफिक पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन को ऑफ़र दिया जाता है, ऐसे ऑफ़र को, ऐसे प्रपोज़ल को हम कहेंगे स्पेसिफिक ऑफ़र या स्पेसिफिक प्रपोज़ल। मतलब किसी डेफिनेट पर्सन को या किसी डेफिनेट ग्रुप ऑफ पर्सन को प्रपोज़ल दिया जाता है तो वो होता है एक्सप्रेस प्रपोज़ल। ठीक है, जहाँ पर फॉर एग्जांपल ए एक पार्टी है, बी एक दूसरी पार्टी है, तो ए ने बी को ऑफ़र दिया तो ये हो जाएगा स्पेसिफिक प्रपोज़ल। क्यों, यहाँ पे ए ने एक डेफिनेट पर्सन को या एक स्पेसिफिक पर्सन को क्या दिया है, ऑफ़र दिया है। ठीक है, तो बी एक स्पेसिफिक पर्सन है, या हो सकता है कि ए ने बी, सी और डी इन 3 लोगों को दिया है, तो ये भी एक ग्रुप ऑफ पर्सन है, स्पेसिफिक है, पता चल रहा है हमें 3 लोग हैं इसमें, तो वो भी क्या होगा, आपका स्पेसिफिक ऑफ़र होगा। ठीक है, स्पेसिफिक ऑफ़र में 2-3 बातें ऐसी हैं जो हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो क्या है कि स्पेसिफिक ऑफ़र हमेशा किसी पर्टिकुलर पर्सन या डेफिनेट पर्सन या डेफिनेट ग्रुप ऑफ पर्सन को ही दिया जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो आपका ये, आप इसको साथ साथ लिखते चलिए, नोट डाउन करते चलिए। तो स्पेसिफिक ऑफ़र क्या होता है, जो किसी डेफिनेट पर्सन को दिया गया हो, जो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन को दिया गया हो या ग्रुप ऑफ पर्सन को दिया हो। सेकेंड थिंग क्या है कि जिसको हमने प्रपोज़ल दिया है, जिस स्पेसिफिक पर्सन को प्रपोज़ल दिया है, एक्सेप्टेंस भी वही देगा। ठीक है, जिसको हमने, जैसे यहाँ पर ए ने बी को प्रपोज़ल दिया है, तो इसका जो एक्सेप्टेंस है, जो इसका एक्सेप्टेंस होगा ए के प्रपोज़ल का, वो बी ही देगा। ठीक है, कोई थर्ड पार्टी नहीं दे सकती बी के बदले पे, राइट। यहाँ पे जैसे क्या हुआ कि आपको मैं एक एग्जांपल समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल ए ने बी को प्रपोज़ल दिया, ठीक है, बी ने उसे एक्सेप्ट कर दिया, लेटर के थ्रू ये प्रपोज़ल दिया गया था ए के द्वारा, ए ने लेटर के थ्रू बी को प्रपोज़ल दिया, बी ने उसे एक्सेप्ट किया। एक्सेप्टेंस का लेटर जब ये वापस भेजने वाला था, उससे पहले ही बी क्या होगी, बी की डेथ हो गई। मतलब जब तक बी ने एक्सेप्ट तो कर लिया था, लेकिन जब तक वो अपनी एक्सेप्टेंस सामने वाली पार्टी को बताता, ए को बताता था, तब तक क्या हो गया, बी की डेथ हो गई। तो बी के बदले पे अब जो बी का बेटा है सी, वो एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता, कि यहाँ पे ए ने जो प्रपोज़ल है वो बी को दिया है, तो एक्सेप्टेंस भी बी ही देगा ना।
भाई अगर ए चाहता है कि मेरा काम बी ही करे तो सी उसके बदले पे काम नहीं कर सकता, बी को ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक ऑफ़र है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेट पर्सन को हमने ऑफ़र दिया है। तो आप समझ गए सेकंड पॉइंट ये है कि जिस पर्सन को प्रपोजल दिया गया है वही पर्सन एक्सेप्टेंस भी देगा, ठीक है, ये सेकंड पॉइंट। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका स्पेसिफिक ऑफ़र के लिए वो ये है कि जब जिस पार्टी को आपने ऑफ़र दिया है, अगर उस पार्टी ने उसका एक्सेप्ट कर लिया है उस ऑफ़र को आपके, तो वो पार्टी आपको कम्युनिकेट करेगी उस एक्सेप्टेंस को। जब तक वो कम्युनिकेट नहीं करेगी तब तक आप दोनों के बीच में एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट अराइज नहीं होगा, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात ये है, जब ए ने बी को ऑफ़र दिया था और बी ने उसे एक्सेप्ट किया था, तो बी को बताना पड़ेगा ना ए को कि मैंने आपका जो ऑफ़र है वो एक्सेप्ट कर लिया। अगर ए को पता ही नहीं चलेगा कि मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट अराइज हो ही नहीं सकता, है कि नहीं। जब तक मैं सामने वाली पार्टी को ये नहीं बताऊंगी कि यस आई एम एग्री, मैं एग्री करती हूँ और मैं आपका जो ऑफ़र है वो एक्सेप्ट करती हूँ और हमारे बीच में तब कॉन्ट्रैक्ट अराइज होगा। अगर मैं सामने वाली पार्टी को कभी बताऊँ ही नहीं कि मैंने आपका ऑफ़र एक्सेप्ट किया है, तो ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट अराइज भी नहीं होगा। थर्ड पॉइंट क्या है कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज़ मस्ट। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा सामने वाली पार्टी को कि मैंने आपका जो ऑफ़र है वो एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं कि स्पेसिफिक पर्सन को दिया जाता है या डेफिनेट ग्रुप ऑफ पर्सन को दिया जाता है, वही पर्सन उसको एक्सेप्ट करेगा। और थर्ड इज़ दैट कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, उस पर्सन को आपको देना पड़ेगा जिस पर्सन ने आपको ऑफ़र दिया, ठीक है। तो स्पेसिफिक ऑफ़र आपको समझ में आ गया होगा। अब जनरल ऑफ़र इसके बिल्कुल अपोजिट है। जनरल ऑफ़र क्या होता है दोस्तों? स्पेसिफिक ऑफ़र क्या था? किसी पर्टिकुलर पर्सन को या डेफिनेट पर्सन को दे रहे थे हम। जनरल ऑफ़र जो है वो क्या है? जनरल ऑफ़र बेसिकली ये दिया जाता है पब्लिक एट लार्ज को, मतलब वर्ल्ड एट लार्ज, पब्लिक एट लार्ज, ठीक है। बहुत सारे, कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है यहाँ पे, हमें पब्लिक एट लार्ज है, आप पूरे पब्लिक को ये ऑफ़र दे रहे हो, ठीक है। अब वो जो पब्लिक में से कोई भी पर्सन जो आपका ऑफ़र है उसके टर्म्स एंड कंडीशन को अगर वो फुलफ़िल कर रहा है तो इसका मतलब उसने आपका ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो जो जनरल ऑफ़र है वो क्या है? वो पब्लिक एट लार्ज को दिया जाता है। पब्लिक एट लार्ज में से कोई भी पर्सन उस टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफ़िल जो करता है, इसका मतलब उसने आपका जो ऑफ़र है वो एक्सेप्ट कर लिया, उसका एक्सेप्टेंस हो गया, ठीक है। अब देखिए जनरल ऑफ़र स्पेसिफिक ऑफ़र में काफ़ी सारे अंतर हैं। जो पॉइंट्स आपने स्पेसिफिक ऑफ़र में देखे थे उसके बिल्कुल अपोजिट जनरल ऑफ़र बात करता है। सबसे पहला पॉइंट हमने स्पेसिफिक में क्या देखा था कि ये एक पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को दिया जाता है स्पेसिफिक ऑफ़र। जनरल ऑफ़र क्या है? जनरल ऑफ़र पब्लिक एट लार्ज को दिया जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था स्पेसिफिक ऑफ़र में कि जिस पर्सन को हमने दिया है ऑफ़र वही एक्सेप्ट करेगा, पर यहाँ पे तो ऐसा है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने किसी स्पेसिफिक पर्सन को तो दिया नहीं है ऑफ़र, यहाँ पे हमने पब्लिक एट लार्ज को ऑफ़र दिया है। तो पब्लिक एट लार्ज में से कोई भी पर्सन आके हमारे ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो दूसरे पॉइंट में भी यहाँ पे डिफरेंस आ गया। तीसरा पॉइंट क्या है जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपने ऑफ़र एक्सेप्ट किया है तो आप कम्युनिकेट करोगे सामने वाली पार्टी को कि यस मैंने एक्सेप्ट कर लिया आपका प्रपोजल। लेकिन जनरल ऑफ़र इस पॉइंट का एक्सेप्शन है। जो पॉइंट मैंने अभी आपको बताया उसका एक्सेप्शन है जनरल ऑफ़र। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जब कोई जनरल ऑफ़र होता है वहाँ पर अगर आपने उसके ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है तो उसका कम्युनिकेशन ऑफरर को देना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। जो हमने स्पेसिफिक ऑफ़र में बात करी थी उसका अपोजिट जनरल ऑफ़र कह रहा है कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जनरल ऑफ़र में अगर आपने कोई जनरल ऑफ़र को एक्सेप्ट किया है और उसकी जो कंडीशंस है, उस ऑफ़र की जो कंडीशंस है, अगर आप उसको फुलफ़िल कर लेते हो तो इसका मतलब आपने वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। अब उसका एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन देना दूसरी पार्टी को, सामने वाली पार्टी को, ऑफ़रर को, ये ज़रूरी नहीं होता जनरल ऑफ़र में, ठीक है। तो ये पॉइंट्स अभी आपको जो अब एक केस डिस्कस करने वाले हैं उस केस में ये सारे पॉइंट अराइज होंगे और कोर्ट ने इसमें क्या जजमेंट दिया वो उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि जनरल ऑफ़र में क्या क्या चीज़ें हैं। पब्लिक एट लार्ज को दिया जाता है, ठीक है। जो भी इसके टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफ़िल करेगा इसका मतलब उसने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। और थर्ड, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस देना ज़रूरी नहीं होता, ये उसका क्या है, एक्सेप्शन है, ठीक है। चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें तो जनरल ऑफ़र भी एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ ही अराइज होता है,
ठीक है, मतलब ऑफ़र तो आपने वर्ल्ड एट लार्ज को दिया, पब्लिक एट लार्ज को दिया, लेकिन पब्लिक में से कोई एक पर्सन आके ही तो आपके साथ कॉन्टैक्ट करेगा। कैसे? जिसने आपके जनरल ऑफ़र को एक्सेप्ट किया तो वो कोई डेफिनेट पर्सन ही तो होगा ना। तो जनरल ऑफ़र में क्या होता है, ऑफ़र एक पब्लिक एट लार्ज को दिया जाता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक ही पार्टी के साथ होता है। ठीक है, तो इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट और लीडिंग केस है वो है, उसका नाम है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है और आप लोगों ने आई थिंक इसके बारे में सुना भी होगा। केस का नाम है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी। ठीक है, ये केस का नाम है, बहुत ही लीडिंग केस है। आपका पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे बहुत सारे 5-6 ऐसे केसेस हैं जो आपको पता ही होने चाहिए अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ रहे हैं। जैसे एक लालमन शुक्ला का केस है वर्सेस गौरी दत्त, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल का केस है, आपका माइनर एग्रीमेंट के ऊपर मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष का केस है। ठीक है, तो ऐसे 2-3 केसेस और भी हैं जो कि एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बहुत ही अच्छे से डिफाइन करते हैं, तो ये केस आपको पता होना चाहिए। तो उसमें से ही एक इम्पॉर्टेंट केस है आपका कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी। ये आपका जो केस है वो जनरल ऑफर के ऊपर है। ठीक है, जनरल ऑफर को और अच्छे से समझाता है ये वाला केस। तो पहले आप इस केस के फैक्ट्स जान लीजिए और फिर इसमें क्या कंटेंशन थे। ठीक है, और प्लेंटिफ के द्वारा क्या, डिफेंडेंट के द्वारा क्या कंटेंशन थे, प्लेंटिफ के द्वारा क्या कंटेंशन थे, डिफेंडेंट का क्या आंसर दिया और जजमेंट इसमें क्या हुआ था। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें इस केस के फैक्ट्स की, तो इसमें एक कंपनी है जिसका नाम है कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी। ठीक है, ये कंपनी क्या करती है, कंपनी जो है दवाई बनाती है। दवाई जो इनकी दवाई थी उस दवाई का नाम था स्मोकबॉल। ठीक है, स्मोकबॉल जो है कार्बोलिक स्मोकबॉल उनके बेसिकली दवाई का नाम है। ये दवाई का काम क्या है कि जिन भी लोगों को इन्फ्लुएंजा हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है, उसके लिए ये दवाई ये कंपनी बनाती थी। ठीक है, तो अब इस कंपनी ने एक एडवर्टाइजमेंट दिया और उस एडवर्टाइजमेंट में ये था कि हमारे जिस पर्सन को भी इन्फ्लुएंजा है, जिस पर्सन को भी ये प्रॉब्लम डिजीज़ है, ठीक है, उसके लिए जो भी पार्टी हमारे स्मोक बॉल को, जो इस दवाई को 2 हफ्ते तक 3 टाइम लेगा दिन में। ठीक है, ये स्मोक बॉल अगर आप दिन में 3 टाइम लेते हो, 2 हफ्ते तक लगातार लेते हो, ठीक है, तो आपको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। और इस दवाई को इस अकॉर्डिंग लेने से भी अगर आपको इन्फ्लुएंजा होता है, आपको भी अभी आपका जो प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं होता, तो आपको जो है कितना 100 पाउंड का रिवॉर्ड दिया जाएगा। 100 रुपये का रिवॉर्ड आपको, 100 पाउंड का रिवॉर्ड आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये कंपनी का एडवर्टीज़मेंट था। आगे इस एडवर्टीज़मेंट में ये कहा गया था कि उसके लिए हमने क्या किया है, 1000 पाउंड, एक अलायंस बैंक है, अलायंस बैंक में हमने 1000 पाउंड डिपॉजिट कर रखे हैं इस पर्पस के लिए। ठीक है, तो कंपनी ने क्या बोला कि 1000 रुपये हमने एक अलायंस बैंक में डिपॉजिट कर रखे हैं और जो भी पर्सन जिनको भी ये प्रिस्क्रिप्शन करने के बाद भी इन्फ्लुएंजा रह जाता है तो उनको हम 100 पाउंड जो है वो एज अ रिवॉर्ड देंगे। ठीक है, तो ये इनका एडवर्टीज़मेंट है। अब एक लेडी हैं कार्लिल, ठीक है, उनको ये इन्फ्लुएंजा का प्रॉब्लम था, उन्होंने ये स्मोक बॉल जो है वो ख़रीदे और एज़ पर द प्रिस्क्रिप्शन उन्होंने ये लिया, 2 हफ्ते तक लिया, 3 टाइम लिया दिन में। उसके बाद भी उनका इन्फ्लुएंजा जो था वो एज इट इज़ था, कुछ उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। तो उन्होंने क्या किया, इस कंपनी पे केस फाइल किया, कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी पे, और ये कहा कि आई एम इंटाइटल फॉर द 100 पाउंड, क्योंकि जो आपकी प्रिस्क्रिप्शन, जो आपका डिस्क्रिप्शन में जो आपने चीज़ें लिखी थी उसके अकॉर्डिंग ही मैंने ये जो मेडिसिन है वो ली है, उसके बाद भी स्टिल जो है मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई है। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर 100 पाउंड का जो रिवॉर्ड है इसको क्या कर रही है, क्लेम कर रही है। यहाँ पे जनरल ऑफ़र है। जनरल ऑफ़र कैसे है, क्योंकि पब्लिक एट लार्ज को दिया गया था। ठीक है, पब्लिक एट लार्ज को दिया था, कार्लिल एक डेफिनेट पर्सन है, उसने आके उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफ़िल किया। टर्म्स एंड कंडीशन क्या थी, 2 हफ्ते तक लीजिए, 3 टाइम लीजिए। ठीक है, उसने उसको एक्सेप्ट किया, राइट। तो अब यहाँ पे जनरल ऑफ़र है, तो यहाँ पे जो डिफेंडेंट था, मतलब कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी थी, उसके कुछ कंटेंशंस थे, उन्होंने कुछ अपने पॉइंट्स रखे। सबसे पहला पॉइंट जो है, इस कंपनी ने, कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी ने क्या रखा, सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो हमने ये रिवॉर्ड रखा है 100 रुपीज़ का, ये जस्ट एक एडवर्टीज़मेंट था, एक जस्ट पफ था, एडवर्टीज़मेंट था, और कोई भी रीज़नेबल मैन इस एडवर्टीज़मेंट को सीरियस नहीं ले सकता।
ठीक है। मतलब हमने ही जनरली, जैसे कि आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे एडवर्टीज़मेंट आते हैं टीवी में भी, तो वो कह रहा है कि हमने तो एक जनरल एडवर्टीज़मेंट दे दिया था और ऐसा हमें लगता नहीं है कि पब्लिक को इस पे विश्वास करना चाहिए। मतलब एक रीज़नेबल मैन जो होगा सोसाइटी में जो रह रहा है, उसको ये मानना चाहिए कि ये बस ऐसी जनरल किया गया एक एडवर्टीज़मेंट है और हमने इसको लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने के इंटेंशन से नहीं दिया है। पहला तो उनका कंटेंशन क्या था, कंपनी का कंटेंशन ये है। सेकंड कंटेंशन कंपनी का ये है कि जो कार्लिल है, ठीक है, उसने क्या किया, उसने हमें, जब उसने एक्सेप्ट कर लिया था ये ऑफ़र, तो उसने हमें कम्युनिकेशन नहीं दिया उस एक्सेप्टेंस की। मतलब जब उसने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया तो उसने आगे हमें नहीं बताया कि उसने ये जो ऑफ़र है वो एक्सेप्ट कर लिया है। तो एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफ़र यहाँ पे नहीं दी गई है, तो ये दूसरा ग्राउंड है। तीसरा कंटेंशन जो आपका ये कंपनी का है वो ये था कि ये जो ऑफ़र दिया गया ये एक जनरल ऑफ़र है, ये पब्लिक एट लार्ज को दिया गया और ऐसे ऑफ़र कोई वैलिड ऑफ़र नहीं होते। तो इसीलिए यहाँ पे जो 100 पाउंड का जो रिवॉर्ड है वो भी वैलिड नहीं होगा, क्योंकि जनरली पब्लिक एट लार्ज को दिया गया है, तो ऐसा तो फिर कोई भी आके हमसे क्लेम कर सकता है। तो जनरल ऑफ़र एक वैलिड ऑफ़र्स नहीं होते, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन आपको ध्यान में रखना है। पहला कंडीशन कि ये जस्ट एडवर्टीजमेंट था, रीजनेबल मैन इस पर बिलीव नहीं करेगा। सेकंड, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हमें नहीं दिया गया। और थर्ड, जनरल ऑफर कोई वैलिड ऑफर नहीं होते, ठीक है। अब बात करें इसमें जो कोर्ट है उसका क्या जजमेंट है। कोर्ट ने यहाँ पे जो पहला कंटेंशन था कि ये जस्ट एक एडवर्टीजमेंट है, सीरियस नेचर का नहीं है, कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर ऐसा आप नहीं कह सकते, क्योंकि जो आपने 1000 पाउंड जो अलायंस बैंक में दिए हैं ये आपकी सीरियसनेस को दिखाते हैं। मतलब अगर आपने कहा कि आपको 100 पाउंड मिलेंगे और उसके लिए हमने 1000 पाउंड बैंक में जमा करा रखें, तो इससे पता चलता है कि आप जो आपने स्टेटमेंट दिया था, आपने जो एडवर्टीजमेंट दिया था, उसमें आपका जो सीरियसनेस था कि आपने, अगर किसी पर्सन को फिर भी इन्फ्लुएंजा रह जाता है तो हम 100 पाउंड देंगे और उसके लिए हमने 1000 पाउंड ऑलरेडी जमा कर रखे हैं। तो ये कोई सिंपल एडवर्टीजमेंट या पफ नहीं था, ये एक सीरियस नेचर का एडवर्टीजमेंट लग रहा है हमें, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो उसने कहा कि एक्सेप्टेंस का जो कम्युनिकेशन है वो होना बहुत ज़रूरी है। तो कोर्ट ने कहा कि जनरल ऑफ़र इस चीज़ का एक्सेप्शन है। जनरल ऑफ़र के केस में जो आपने एक्सेप्टेंस दिया है उसका कम्युनिकेशन होना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि अगर ये स्पेसिफिक ऑफ़र होता तब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ज़रूरी था। लेकिन क्योंकि जनरल ऑफ़र है, जनरल ऑफ़र में कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंपलसरी नहीं होता। जनरल ऑफ़र में क्या होता है कि जिसने भी आपके ऑफ़र के टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफ़िल किया है, ठीक है, वो माना जाएगा कि उसने आपके प्रपोजल को या ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो सेकंड कंटेंशन में जो डिफेंडेंट का था उसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया गया था इस ग्राउंड पे। तीसरा जो था कि जनरल ऑफर एक वैलिड ऑफर नहीं होता, पब्लिक एट लार्ज को दिया जाता है। तो कोर्ट ने इसमें ये कहा कि जनरल ऑफर एक वैलिड ऑफर है, पब्लिक एट लार्ज को तो दिया जाता है, लेकिन उसमें से कोई डेफिनेट पर्सन आके ही तो आपके साथ कॉन्टैक्ट कर रहा है ना। तो इसीलिए कोर्ट ने कहा कि जनरल ऑफर वैलिड ऑफर है, भले ही पब्लिक एट लार्ज को दिया जाता है, पर कॉन्टैक्ट हमेशा एक पार्टी, डेफिनेट पार्टी या स्पेसिफिक पार्टी के साथ ही होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो यहाँ पे कार्लिल है वो केस जीत गए थे, मतलब जीत गई थी कार्लिल जो है। और इस केस में जो आपका जनरल ऑफर है उसके जितने भी पॉइंट्स है वो आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे कि क्या क्या कोर्ट ने यहाँ पे हेल्ड किया था, ठीक है। तो वो था आपका जनरल ऑफर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा जनरल ऑफर में कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ज़रूरी नहीं होता, ये किसी डेफिनेट पर्सन को नहीं किया जाता, ये पब्लिक एट लार्ज को दिया जाता है, लेकिन कॉन्टैक्ट हमेशा एक पार्टी के साथ अराइज होता है जो उसको एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है। अब एक पॉइंट इसमें और है कि क्या एक्सेप्टेंस के लिए नॉलेज ऑफ द ऑफर होना ज़रूरी है। मतलब अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया ऑफ़र तो उसके लिए आपको पहले पता भी तो होना चाहिए ना कि कुछ ऑफ़र है, उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो जब हमने प्रपोजल के इसेंशियल पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि नॉलेज ऑफ द ऑफ़र बहुत ज़रूरी होता है, जिसके लिए आपका केस है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का, ठीक है। तो उस केस में भी कोर्ट ने ये कहा था कि बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑफ़र, ऑफ़र का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। ऑफ़र का नॉलेज जब तक नहीं होगा तब तक आप उसका एक्सेप्टेंस भी वैलिड नहीं कर सकते, और जब तक एक्सेप्टेंस प्रॉपर नहीं होगा तब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट भी कभी वैलिड नहीं होगा। तो सेकंड पॉइंट क्या है कि एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफ़र, नॉलेज ऑफ द ऑफ़र मस्ट बी देयर, ठीक है। नॉलेज ऑफ ऑफ़र होना चाहिए, तभी एक वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा। तो ये तो था आपका जनरल ऑफ़र और ये है स्पेसिफिक ऑफ़र। तो इस जनरल ऑफ़र में आप लालमन शुक्ला का केस लिख सकते हैं, इसमें आप जो है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल का केस आपको लिखना है। बाकी जो सिनॉप्सिस है इस
टॉपिक के वो मैं आपको मेरी चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप उस सिनॉप्सिस देख सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। उसमें मैंने 1-2 केसेस और लिखे हुए हैं, तो आप उनको भी रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड एंड फोर्थ जो ऑफ़र है, क्रॉस ऑफ़र एंड काउंटर ऑफ़र, ये बस आप इनको समझ लीजिए ये क्या है, ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रॉस ऑफ़र में क्या होता है, 2 पार्टीज़ हैं, दोनों पार्टीज़ ने बिल्कुल सिमिलर ऑफ़र दिए एक दूसरे को। ठीक है, दोनों पार्टी ने बिल्कुल सिमिलर ऑफ़र दिए एक दूसरे को, लेकिन इग्नोरेंस में, मतलब ना तो इस पार्टी को पता है कि इसने मेरे को सेम ऑफ़र दिया, ना इसको पता है कि इसने मेरे को सेम ऑफ़र दिया। तो 2 पार्टी एक ही टाइम पे सेम ऑफ़र देती है इग्नोरेंस में, एक दूसरे के इग्नोरेंस में, तो उसे हम कहेंगे क्रॉस ऑफ़र हुआ है। ठीक है, तो क्रॉस ऑफर में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कभी अराइज नहीं होता जब तक कि दोनों में से कोई एक पार्टी एक दूसरे के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर लेते। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल देखिए क्या है, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि ए है, ए के पास एक घर है, वो इस घर को बेचना चाहते हैं 50 लाख रुपए का। ठीक है, बी इस घर को खरीदना चाहते हैं 50 लाख रुपए में। ए ने बी को लेटर लिखा कि क्या आप मेरा ये घर 50 लाख रुपए में खरीदेंगे। सेम टाइम पे बी ने भी लेटर लिखा कि क्या आप मुझे अपना घर 50 लाख रुपए में बेचना चाहेंगे। तो ये दोनों क्या है, दोनों क्रॉस ऑफर है, सेम टाइम पे किए गए हैं और सेम है, बिल्कुल सिमिलर टर्म्स एंड कंडीशंस पे किए गए हैं। तो अब जब बी के पास लेटर पहुंचेगा ए का, या ए के पास लेटर पहुंचेगा बी का, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, क्रॉस ऑफर कहलाएंगे। तो यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ इन दोनों के बीच में, क्योंकि अभी सिर्फ ऑफर हुआ है ना, ए के पास बी का ऑफर गया, बी के पास ए का ऑफर गया। कॉन्ट्रैक्ट कब अराइज होगा, जब इनमें से कोई पार्टी एक्सेप्ट करेगी, या तो ए एक्सेप्ट कर ले या फिर बी एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, तो क्रॉस ऑफर में कब होता है कॉन्ट्रैक्ट अराइज, जब दोनों पार्टी में से एक पार्टी एक्सेप्ट कर लेती है, और जो पहला जो फर्स्ट जहाँ पे ऑफर किया गया वो सिर्फ क्रॉस ऑफर है, वहाँ पे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अराइज नहीं होता है। आप समझ गए क्रॉस ऑफर क्या होता है, जहाँ पे सेम टाइम पे सिमिलर टर्म्स एंड कंडीशन पे दोनों पार्टी एक दूसरे के इग्नोरेंस में सेम क्या देती है, ऑफर देती है, उसे हम कहते हैं क्रॉस ऑफर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज़ योर काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर में दोस्तों क्या होता है कि दोनों पार्टीज़, जिसने एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को ऑफर दिया है, तो सामने वाली पार्टी उसे एक्सेप्ट तो कर रही है लेकिन कुछ चेंजेस के साथ, तो उसे हम कहेंगे काउंटर ऑफर। मतलब मैंने जो आपको ऑफ़र दिया था, आप उसको एज इट इज़ ना एक्सेप्ट करके अपना कुछ मॉडिफिकेशन करके मुझे ऑफ़र दे रहे हैं, मतलब आप मुझे काउंटर ऑफ़र दे रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे काउंटर ऑफ़र। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ए ने ऑफ़र दिया, इसी केस में देख लीजिए, ए ने ऑफ़र दिया कि क्या आप मेरा घर 50 लाख रुपये में ख़रीदेंगे। बी ने ऑफ़र को एक्सेप्ट किया लेकिन कहा कि मैं आपका घर तो ख़रीदना चाहता हूँ लेकिन 40 लाख रुपये में आप मुझे बेचेंगे। तो ये क्या है, जो ए ने ऑफ़र दिया था वो एज इट इज़ आपने एक्सेप्ट नहीं किया है। आपने क्या कहा कि मैं ख़रीदने के लिए तैयार हूँ पर 40 लाख में बेचोगे, तो अभी आपने मुझे ऑफ़र दिया है ना, मतलब मेरा ऑफ़र आपने एक्सेप्ट नहीं किया बल्कि आपने अपना ऑफ़र दे दिया। तो मतलब मेरे ऑफ़र का जब आप कुछ नया मॉडिफिकेशन करके, कुछ वेरिएशन करके वापस मुझे ऑफ़र देते हो, तो उसे हम कहते हैं काउंटर ऑफ़र। ठीक है, तो आई होप कि आपको काउंटर ऑफ़र, क्रॉस ऑफ़र, स्पेसिफिक ऑफ़र, जनरल ऑफ़र और एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड ऑफर समझ में आ गए होंगे, जिसमें से जनरल ऑफर पे ज़्यादा फोकस आपको करना है। इसमें केसेस हैं और जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारे एक्सेप्टेंस के बारे में। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय।